स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा सबको मालूम है, सामाजिक विज्ञान के मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। और ये पेपर आप देख लीजिए 825 BY। अब प्रीवियस पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैं करा दिया हूं। अब जितने भी पेपर हैं, 5-7 जितने भी पेपर मेरे पास होंगे सबका सोल्यूशन कराऊंगा पूरा फुल डिटेल में। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है इस बार आप लोगों को, ठीक है। मैं तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ आप लोगों को। और इस पूरे के पूरे पेपर का सोल्यूशन देखने वाले हैं, पूरे विथ आंसर, ठीक है। मानचित्र वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, एक एक प्रश्न पे डिस्कस करेंगे, पूरा हल मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए, लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये आप याद कर लीजिए 825 BY है, ठीक है पेपर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न देखिए, खंड क, ठीक है। खंड क में पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1688 में, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी जो है 1939। देखिए, फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। मतलब पहले का जो ख है राइट आंसर होगा। देखो तो यहाँ उत्तर लिख लेके आया हूँ। प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख 1789 जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आप देखिए दूसरा प्रश्न। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको मालूम है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो देखो, दूसरे का प्रश्न उत्तर इस तरह लिखोगे। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे, दूसरे का ग 5 सितंबर जो है वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा आप लोगों को ना? इसी तरह देखिए, पूरा का पूरा सोल्यूशन देखिए, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखो क्या है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? सबको मालूम है कि महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को ही हम लोग राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए करते हैं। तो देखो उत्तर कैसे लिखोगे। प्रश्न उत्तर संख्या तीसरे का महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सबको मालूम है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे। प्रश्न उत्तर संख्या चौथा का ख न्यूयॉर्क जो है सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 में। तो लिखोगे यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या पांचवें का क 1885, ठीक है। और छठवां प्रश्न देख लो यहाँ पे। छठवां प्रश्न यह है कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था? तो सबको मालूम है कि 26 जनवरी को लागू हुआ था लिखित संविधान, ठीक है। तो उत्तर लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या छठवें का घ, मतलब 26 जनवरी जो है राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रश्न सातवां से, ठीक है। प्रश्न सातवां है कि भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो चलिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न उत्तर संख्या सातवां क्या पूछा था हमसे कि भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे कि भारत के दो पड़ोसी देश बांग्लादेश व नेपाल है, ठीक है। बस 2 नंबर आप लोगों का मिल जाएगा। प्रश्न हम लोग आठवां देखने वाले हैं कि भारतीय विदेशी नीति के कोई दो सिद्धांत बताइए। कह रहा है कि भारतीय जो विदेशी नीति है उसके कोई दो सिद्धांत बताना है। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या आठवां और इसमें लिखेंगे कि भारतीय विदेश नीति के दो सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो पहला कि दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान करना, और दूसरा होता है इसका सिद्धांत कि परस्पर गैर आक्रामकता। यह जो दो हैं वो भारतीय विदेश नीति के दो सिद्धांत हैं। और यह प्रश्न जो आठवां है वो क्लियर हो गया। प्रश्न 9 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के दो अस्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 9 और लिखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। हालांकि दो ही देशों का नाम पूछा था, लेकिन मैंने बहुत सारे देशों का नाम बता दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्न उत्तर 9 भी आप लोगों को क्लियर हो गया, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। चलिए प्रश्न 10वां देखते हैं। देखिए, प्रश्न 10वां से यहाँ से आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा, मैं जानता हूँ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए, 3 कारण आपको बताना है, ठीक है? तो हम लोग प्रश्न उत्तर संख्या 10वां देखने वाले हैं, ठीक है? ये 10वां। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 10वां कि भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण निम्नलिखित हैं, कौन-कौन से? देखिए पहला कारण था कि इस आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति तथा मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना था, ठीक है? और दूसरा कारण था कि जो ब्रिटिश विरोधी भावना था तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। और तीसरा इसका कारण था कि अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण हमसे पूछा था और तीनों कारण हमने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो प्रश्न संख्या 10वां भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10वां का अथवा, क्योंकि एक भी प्रश्न हम छोड़ने वाले नहीं है, सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो प्रश्न 10वां का अथवा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न था कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख है। तो 3 दशाओं लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 10वां का अथवा। पहला था कि लोकतंत्र तभी सफल होता है जब वह जनता की समस्याओं का कारगर उपाय ढूंढता है। कह रहा है कि लोकतंत्र तभी सफल होगा कि जब वह जनता की समस्याओं का कारगर उपाय ढूंढता है। और यही कारण है कि सरकार को लोकतंत्र की मजबूती के कारगर शासन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। ये तो पहला हुआ। दूसरा था कि देश की जागरूक जनता ने सदैव इस शासन को बदला है। जनता तभी तक लोकतंत्र को मानती है जब तक वह उनके हित में कार्य करता है, ठीक है? और तीसरा यह है कि जनता जागरूक होने से लोकतांत्रिक सरकारों को समय-समय पर उनके गुण दोष पता चलते रहते हैं, जो लोकतंत्र को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। तो देखिए ये प्रश्न जो है 10वां का अथवा का सॉल्यूशन था कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन 3 दशा पूछा था, तीनों दशाओं का हमने वर्णन किया है। नोट कर लीजिए इसको, देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11वां यह है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? देखिए 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बार भी आएगा एग्जाम में, मुझे मालूम है, ठीक है? असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? चलिए इसको देखते हैं। तो प्रश्न उत्तर संख्या देखिए 11वां, असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। 3 ही कारण हमसे पूछा है, 3 कारण देंगे। पहला कारण यह था कि रोलेक्ट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। जो रोलेक्ट एक्ट चला था, ठीक है? रोलेक्ट एक्ट मालूम है ना आप लोगों को क्या था? कि मतलब शंका के आधार पे किसी को शंका अगर हो जाता था कि अगर इसने ये काम किया है तो 2 साल तक उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है? तो रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना ने क्या किया कि विदेशी शासकों के जो असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। ये तो पहला कारण था अशोक आंदोलन का। दूसरा था कि पंजाब में जो अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी, ठीक है? जो पंजाब में अत्याचार हुआ था, उसमें जो हंटर कमेटी थी, उनकी सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। और तीसरा कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। सबको मालूम है कि 1929 में महामंदी आई थी और उस समय इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए थे और इन परिस्थितियों ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर उन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा था इस प्रश्न में कि असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण और तीनों कारण हमने अच्छे तरीके से बता दिया। तो ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा, प्रश्न 11वां, ठीक है? ये प्रश्न 11 कंप्लीट हो गया कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। अब उसका अथवा देखने वाला है। अथवा में प्रश्न पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों को उल्लेख कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणाम कौन थे? उसका अब हम लोग 11 का अथवा का हल देखने वाले हैं। देखिए
आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 11 का अथवा, ठीक है। और 11 का अथवा क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम का उल्लेख करना है। पहला लिखेंगे कि इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। दूसरा है कि वर्ष 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थीं, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें क्या बढ़ गई थी। और तीसरा यह है कि गांव में युवाओं को जबरन सेना पुलिस में भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हमने कारण बता दिया प्रथम विश्व युद्ध के। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम, ठीक है, मतलब कि वो जब युद्ध हुआ तो उसके बाद परिणाम क्या देखने को मिला, तो ये 3 परिणाम आपको देखने को मिला। बहुत सारे परिणाम देखने को मिले, लेकिन 3 ही हमसे पूछा है तो 3 ही का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न 11 का अथवा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न 12वां, लेकिन प्रश्न 12वां आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो कि कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 12 क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति के योगदान थे, उसको दर्शाने के लिए कौन-कौन से उदाहरण देंगे हम लोग। तो अब देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 12। चलिए देखिए प्रश्न उत्तर 12, ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 12। और यहाँ पे हमसे पूछा था कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में, नहीं पूछा हमसे, ये था प्रश्न कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। तो 3 उदाहरण में पहला लिखेंगे रूमानीवाद, और लिखेंगे रूमानीवाद में कि रूमानीवाद एक ऐसा आंदोलन था जो लोगों में एक खास तरह की भावना का विकास करना चाहता था। रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क एवं विज्ञान के महत्व की आलोचना की ओर उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवाद पर अधिक बल दिया। इसका मत था कि एक साझा संस्कृति को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ठीक है, तो ये रूमानीवाद में आप लोगों को यहाँ तक सॉल्यूशन लिख लो। दूसरी हेडिंग डालोगे राष्ट्रीय भावना, और राष्ट्रीय भावना में लिखोगे कि भाषा एवं बोलियां तथा संगीत ने राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्थानीय बोलियों के जो माध्यम से स्थानीय लोक साहित्य को एकत्रित किया गया, जिसे आधुनिक राष्ट्रीय संदेश अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके, जहां अधिकांश लोग क्या थे, निरक्षर थे। ठीक है, ये आपको राष्ट्रीय भावना में हेडिंग डाल के आप लोगों को लिख देनी है। ठीक है, और तीसरी हेडिंग आप डालोगे लास्ट हेडिंग कि भाषा एवं लोक साहित्य, और इसमें लिखोगे आप कि भाषा ने भी जो राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा का महत्व समाप्त कर दिया गया तथा रूसी भाषा को एक हथियार बनाया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष में प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। तो देखिए प्रश्न 12 कंप्लीट हुआ, क्योंकि पूछा था कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण, और तीनों उदाहरण हमने देखिए कितना अच्छे से बताया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, पूरा सोल्यूशन करा रहा हूँ और वही एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न हो गया, प्रश्न उत्तर 12। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि प्रश्न उत्तर 12 का अथवा, चलिए अब हम देखने वाले हैं 12 का अथवा। अब देखिए 12 का अथवा प्रश्न क्या पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो चलिए जर्मनी के एकीकरण की पूरी जो प्रक्रिया हुई थी उसके बारे में हम लोग संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। अब इसका सलूशन देखने वाले हैं प्रश्न उत्तर 12 का अथवा। देखिए लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 12 का अथवा, और लिखोगे इसमें कि 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। ठीक है, अलग अलग उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया था। और जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थी। उस समय जो जर्मन के मध्य वर्गीय लोग थे उनमें जो राष्ट्रीय भावना की बात करें तो बहुत उसमें व्यापक थी। और 1848 में जो जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर
निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राज्य बनाने का प्रयास किया था। उस समय 1848 में उन्होंने क्या किया कि जो जर्मन संप्रदाय के अलग-अलग क्षेत्र के लोग थे और वहाँ पे निर्वाचित संसद नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का उन्होंने एक प्रयास किया था। और प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। जो प्रसा के उस समय जो प्रसा थे उस समय शासन करने वाले, वो राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। और प्रसा के जो प्रमुख मंत्री कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। ठीक है। और जिसने क्या किया कि प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता लिया। और जर्मन के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्न थी। तो कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उनको हम जिक्र करने वाले हैं, पॉइंट वगैरह में लिखने वाले हैं। तो पहला लिखेंगे कि देखिए, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 7 वर्षों तक युद्ध लड़ा गया था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच, और आखिरकार यह युद्ध समाप्त हुआ और उनको जीत मिली और एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई थी पूरी हुई। और दूसरा पॉइंट लिखोगे यहाँ पे कि 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में हुई। कह रहा है कि 18 जनवरी 1871 में जो वहां पे जर्मन राज्य के सेना प्रतिनिधित्व, चाहे वो ऑटो वन बिस्मार्क जो मंत्री थे, उन सबको मिलाकर एक मंत्रियों का एक बैठक बनाया गया। मतलब वहां पे उनके महल में एक बैठक हुई, आयोजन किया गया। ठीक है। जिसमें अब उसमें लिखने लिखने वाले हैं कि जब बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ कि जिसमें जो काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में, उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? काइजर विलियम प्रथम नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी। उस समय नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा उस समय बैठक में किया। और जर्मनी में, अगला पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य ने बल दिया। ठीक है। अब यहाँ तक पूरा का पूरा हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है। और ये भी प्रश्न हमने कर लिया कंप्लीट। प्रश्न क्या था कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। पूरा का पूरा हमने डिटेल में लिख दिया, उतना ही आप लोगों को नोट कर लेना है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है कि लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए प्रश्न 13 देखने वाले हैं कि लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख करना है। तो चलिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 13। भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियां, कोई दो चुनौतियां बताना था। पहला लिखेंगे क्षेत्रीय असंतुलन, और क्षेत्रीय असंतुलन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे कि भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देश के सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास एक जैसा नहीं हुआ, जिससे क्षेत्रीय संतुलन पैदा हो सके, मतलब पैदा हो गया हो। एक और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे विकसित प्रदेश हैं, तो दूसरी ओर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं। और इस क्षेत्रीय संतुलन के कारण क्षेत्रीय की भावना उत्पन्न होती है, जो लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न को। पहले तो हमने डाला कि क्षेत्रीय का जो असंतुलन क्या है। तो यहाँ पे आपने यहाँ से लेकर, भारत एक विशाल देश है, सबको मालूम है कि बहुत बड़ा देश है, जिसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग स्तर की विभिन्नताएं पाई जाती है, सबको मालूम है। देश के सभी क्षेत्रों का जो आर्थिक विकास है एक जैसा नहीं हुआ है, सबका क्षेत्र का विकास अलग अलग है, हर एक देश का। कह रहा है कि जिसमें क्षेत्रीय संतुलन पैदा हो गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन क्या हो गया है, पैदा हो गया है। देखिए एक और पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे विकसित प्रदेश हैं। तो अगर दूसरी साइड बात करें तो दूसरी साइड बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पिछड़े क्षेत्र भी हैं। ठीक है, ये पिछड़े क्षेत्र हैं। और इस क्षेत्रीय असंतुलन के कारण क्षेत्रीय की भावना उत्पन्न होती है। और यहाँ पे जो क्षेत्रीय का असंतुलन कारण बना हुआ है, जिससे क्षेत्रीय भावना उत्पन्न होती है, जो लोकतंत्र की सफलता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। तो देखिए सब समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो ये क्षेत्रीय असंतुलन था, नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सामाजिक तनाव एवं हिंसा। और इसमें लिखेंगे सामाजिक तनाव एवं हिंसा में कि लोकतंत्र की सफलता की एक मुख्य शर्त देश में शांति तथा
व्यवस्था की स्थापना है, परंतु भारत में जाति, धर्म, धन तथा सामाजिक असमानता के कारण लोगों में आपसी तनाव बना हुआ है, जिसके कारण देश में समय-समय पर हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। इस प्रकार के सामाजिक तनाव तथा हिंसा का वातावरण भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या होती है? बड़ी चुनौती है। तो सामाजिक तथा तनाव हिंसा में हेडिंग डाल के आप लोगों को इतना पॉइंट लिखना है और यह प्रश्न कंप्लीट हो गया आप लोगों का। प्रश्न यही न था कि लोकतंत्र शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, दोनों चुनौतियों को हमने बता दिया, 6 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। अब हम लोग अथवा देखने वाले हैं। अथवा में हमसे प्रश्न ये पूछा है कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, कि भारतीय लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है उसकी क्या भूमिका है। अब तो उसकी भूमिका देखने वाले हैं, मतलब कि प्रश्न 13 का अथवा देखने वाले हैं। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 13 का अथवा, और लिखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ। पहले डालेंगे राजनीतिक दल का अर्थ लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमसे ये प्रश्न पूछा था कि भारत लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, तो राजनीतिक दल की क्या भूमिका है वो देखने वाले हैं। तो राजनीतिक दल का अर्थ में हेडिंग लिखेंगे कि राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह है। जो राजनीतिक दल है लोगों का एक संगठित समूह है, मतलब लोगों को एक मिलाकर एक समूह बना गया है राजनीतिक दल, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। ठीक है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए होता है और सरकार में जो राजनीतिक सत्ता है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य में कार्य करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करता है। ठीक है, और राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो नीतियां हैं दूसरों की तुलना में उचित हैं। देखिए राजनीतिक दल में यही होता है, कोई भी किसी दूसरे को यही समझाएगा कि उनसे बेहतर राजनीतिक दल हमारा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उनकी नीतियां दूसरे की तुलना में उचित हैं। ये चुनाव के माध्यम से समर्थन पाकर अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दल किसी समाज में मौलिक राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं और सभी दलों ने समाज के कुछ हिस्सों का समर्थन किया है। और किसी भी राजनीतिक दल में 3 मुख्य तत्व होते हैं। कौन-कौन से? एक तो पहला नेता, एक सक्रिय सदस्य जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो, और एक अनुयायी या समर्थक जो उसका समर्थक करते हैं। तो देखिए पूरा हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को भी बता दिया, और नोट कर लो ये 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न 13वां भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और प्रश्न आगे बढ़े तो अब यहाँ पे मानचित्र कार्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मानचित्र का मैप वर्क, मतलब प्रश्न जो 14 है, 14वां प्रश्न है, वो 14वां प्रश्न आप लोगों का मानचित्र है। ठीक है, देखिए मानचित्र में क्या है यहाँ पे बोला हमको। देखिए मानचित्र में 2 मानचित्र आते हैं। देखिए एक मानचित्र तो ये आ गया, और एक मानचित्र ये आता है। तो यहाँ पे बोला है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो ये हम लोगों के लिए नहीं होता है, हम लोगों के लिए ये होता है, ये जो वाला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे पूरा प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, जूम कर देता हूँ। हमसे बोला है इसमें, पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही स्थान पर आधे आधे नंबर मिल लेंगे। अगर सही आपने नाम बता दिया और उसका लोकेशन आपने सही बता दिया, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, चलिए मैप वगैरह हम लोग लाते हैं और मैप में इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए मैप वगैरह हमने ला दिया यहाँ पे, और प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न पहला क्या है। ठीक है, मैं पेन वगैरह ले लेता हूँ इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पेन की आवश्यकता तो पड़ना ही है। तो हमने एक पेन ले लिया और देखिए कैसे इसको डिनोट करेंगे। देखिए पहला प्रश्न हमसे ये पूछा है यहाँ पे कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो सबको मालूम है कि मुंबई में हुआ था। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो मुंबई में हुआ था। तो आंसर तो मालूम चल गया, मुंबई। ठीक है, अब इस लोकेशन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि मुंबई है कहाँ। ठीक है, और तब जाके इंडिकेट करोगे। तो देखो लोकेशन की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा चित्र देख लो आप लोग, मानचित्र। मुंबई लोकेशन आपको, ये वाला जो लोकेशन आपको दिख रहा है, ये वाला लोकेशन, ये लोकेशन मुंबई का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरो का चिन्ह बना लेना है, और पहला प्रश्न क्यों ना, तो यहाँ पे पहला का इस तरह इंडिकेट करके आप मुंबई लिख देना है आपको, मुंबई। एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि पहला का आंसर आपने मुंबई दिया है। ठीक है,
चलिए पहला प्रश्न भी हो गया यहाँ पे। और देखो दूसरा है यहाँ पे कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब सितंबर की बात कर रहा है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ? कोलकाता में। तब तो कोलकाता तो मालूम चल गया। अब कोलकाता लोकेशन में हम लोग को ढूंढना है कि कोलकाता लोकेशन में होता कहाँ है। ठीक है, देखो कोलकाता की लोकेशन अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये लोकेशन कोलकाता का है, ये वाला। ठीक है, ये लोकेशन जो है वो लोकेशन कोलकाता के है। तो आप ऐसे करके एरो दे दो। ठीक है, और दूसरा का आंसर था ना, तो दूसरा आंसर ऐसे लिख कर और यहाँ पे कोलकाता लिख दो, कोलकाता। ठीक है, इस तरह ये भी क्लियर हो गया प्रश्न। और अगला प्रश्न देखो, प्रश्न तीसरा क्या है? वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सबको मालूम है कि चेन्नई, वो भी मद्रास में। ठीक है, चेन्नई मद्रास में हुआ था। अब चेन्नई मद्रास का हमें लोकेशन ढूंढना है कि चेन्नई मद्रास का लोकेशन कहाँ होगा। देखो ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये वाला, ये लोकेशन आपका चेन्नई मद्रास का लोकेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो का चिन्ह देखो। और तीसरा प्रश्न है ना, तो तीसरा प्रश्न इस तरह लिखोगे और लिखोगे चेन्नई। क्या लिखोगे? चेन्नई। और कहाँ पे? मद्रास में। कोष्टक में यहाँ पे मद्रास लिख दो, मतलब चेन्नई में मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। देखो प्रश्न चौथा क्या बोला है कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। ठीक है, तो सबको मालूम है कि आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो प्रयागराज यहाँ पे देखेंगे, प्रयागराज लोकेशन में कहाँ पे है। देखो प्रयागराज लोकेशन में ढूंढना है, तो देखो ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये वाला, ये लोकेशन आपका प्रयागराज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो का चिन्ह दे दोगे। और चौथा प्रश्न था ना, तो चौथा यहाँ पे लिख के और लिख दोगे प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे प्रयागराज। ठीक है, ये प्रश्न क्लियर हो गया। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है और लास्ट प्रश्न होगा इसका मतलब मानचित्र का पांचवा। वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर स्थित कहाँ है? अमृतसर में, सबको मालूम है। वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर। अब अमृतसर लोकेशन में कहाँ है? ठीक है, ये ढूंढना है। ये देखो ये लोकेशन अमृतसर का कहलाता है, ये वाला। यहाँ जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये अमृतसर का लोकेशन है। तो एरो का चिन्ह लगाओगे और पांचवा था ना, तो पांचवा लिखोगे, फिर लिखोगे अमृतसर, अमृतसर। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा मानचित्र में हमने सही नाम दिया, सही लोकेशन दिया, तो एक एक नंबर के हिसाब से 5 नंबर का हम लोगों का मानचित्र यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न, ये तो आप लोगों को केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे खंड ख स्टार्ट होगा। खंड ख स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, खंड ख में सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को OMR शीट पे करनी है इस बार। ठीक है, और मैं इसका हल आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है, तो रोपड़ फसल गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। तो गन्ना जो है रोपड़ की फसल है, यहाँ पे ट्रिक लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कौन सी रोपड़ फसल है? गन्ना है। तो इसको लिख लीजिएगा, ना तो मैं लिख के लेके आया हूँ कि आप लोगों को कैसे लिखना है। कि प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पे 15, 15 का ग जो होगा राइट आंसर होगा गन्ना। ठीक है, तो देखिए 15 का ग गन्ना। तो इस तरह एग्जाम में थोड़ी लिखना आप लोगों को, नहीं। इस बार ये तो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। इस बार तो ओमआर शीट मिलेगी आप लोगों को, ओमआर शीट पे भरना है। ये तो मैं सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, लिखना नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को ओमआर शीट पे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गन्ना। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसी को बता दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। तो देखिए जो लोहा है ना, वो आप लोगों का पुनः चक्रीय संसाधन, मतलब कि जैसे लोहा को आपने किसी आकृति में कोई शेप में डाला है, अब उसको पिघला कर फिर उसे दूसरे शेप में आप बदल सकते हो, मतलब पुनः चक्रीय है। ठीक है, वो चलता रहेगा, उसको आप परिवर्तन करते रह सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया आप लोगों का। अगला प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न क्या है? कोरबा प्रसिद्ध है। देखिए कोरबा कोयले के लिए प्रसिद्ध, टिक लगा हुआ है। और मैं बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार करा भी चुका हूँ कि जो कोरबा है प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है आपका कोरबा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 18 देखो क्या है?
निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो इनमें से सभी रेशेदार फसल हैं। सबको मालूम है कपास भी, जूट भी और प्राकृतिक रेशम, ये तीनों आप लोगों का रेशेदार फसल है। ठीक है, ये सभी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19 कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज में से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो वो आपका नेपाल है। नेपाल जो है, नेपाल की जो स्थिति है वो भारत से बेहतर है, किसके विकास के लिहाज से देखा जाए तो। चलिए, तो 19 का जो ग है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न थे। ठीक है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न और है, यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है। कह कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब लोग इसका सोल्यूशन देखिए, तो बहुविकल्पीय प्रश्न था, क्लियर हो गया। अब यहाँ से प्रश्न हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कि अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। चलिए देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालेंगे, इस तरह लिखेंगे अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन, हेडिंग रहेगी मेन हेडिंग, और इसमें लिखेंगे कि ये संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समय अवधि के माध्यम से बनते हैं। कह रहा है कि जो अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो लंबी भूवैज्ञानिक समय अवधि के माध्यम से बनते हैं, बहुत लंबे समय से। ठीक है, और कह रहा है ये संसाधन एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक बार अगर आपने उसका प्रयोग कर दिया तो वो समाप्त हो जाएंगे, अतः इन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। और इस प्रकार के संसाधनों में आपके खनिज आते हैं और जीवाश्म ईंधन आते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ, खनिज हुआ, उसको एक बार आप यूज कर लोगे तो दोबारा यूज नहीं होगा। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल एक बार खर्च हो जाता है तो दोबारा आपको आ जाएगा क्या उसमें से? नहीं। तो ये सब अपुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का प्रश्न नंबर 21। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 मेरे प्यारे विद्यार्थियों है कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई दो समस्याएं लिखिए। कोई दो समस्या लिखना मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। देखिए, कोई दो समस्या लिखना है। अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कोई दो समस्याएं लिखिए। तो देखिए, इसका लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22। यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 22। चलिए, तो पहला लिखेंगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय जो है वो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय से क्या होती है? कम होती है। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक का आय होगा ना, वो संगठित क्षेत्र के श्रमिक की आय से क्या होगा? कम होता है, पहला। दूसरा लिखेंगे असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी न होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है। ठीक है, तो हमको दो ही समस्या पूछा था अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र का, और दोनों समस्या हमने बता दिया, मतलब प्रश्न नंबर 22 भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रश्न नंबर 23 की तरफ देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 23 बोला यार कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो लोगों को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 23 का आंसर कि अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कौन सा क्षेत्रक? प्राथमिक क्षेत्रक, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 23 भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न नंबर 24 स्टार्ट होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसा कि देख पा रहे हो, जो कि यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 24 से। कह रहा कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 24, हेडिंग डालेंगे तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, और लिखेंगे इसमें कि तृतीय क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में सहायता करती हैं। कह रहा है कि जो तृतीय क्षेत्र की गतिविधि होती है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करती है, तो उसकी हेल्प करती है। और ये गतिविधियां जो हैं अस्तु वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं उत्पन्न को थोक एवं खुदरा वस्तुओं को थोक एवं खुदरे विक्रेताओं को बेचने के लिए जैसे ट्रकों हुआ, ट्रेनों आदि परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ये होता है कि वस्तुओं के जो गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सुविधा के लिए टेलीफोन पर दूसरों के वार्तालाप करने या
संवाद या बैंकों से ऋण लेने की भी आवश्यकता होती है। और परिवहन, भंडारण और संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ क्या है, ये सब उदाहरण हैं। ठीक है। और चूंकि लिखेंगे आगे कि चूंकि ये गतिविधियों वस्तुओं के अलावा सेवाओं को सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र की सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमसे प्रश्न पूछा था कि अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था इस प्रकार है, और जिस प्रकार हमने आप लोगों को बताया, थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को परेशानी होगी, याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन अब करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई क्वेश्चन तो आने वाला है एग्जाम में। ठीक है। तो आप इसको एक बार दो बार जैसे ही आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, तो आप इसका सारांश निकाल लोगे, कुछ ना कुछ मेन पॉइंट्स आप लोग याद कर लोगे। ठीक है। और उसी मेन पॉइंट्स आप लोगों को लिख देना है। चलिए, तो इसी प्रकार आप लोगों को नोट करना पड़ेगा और इन चीजों को याद करनी पड़ेगी। एक दो और तीन बार पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है। अब मैं बैठ के तो याद करवाऊंगा नहीं आप लोगों को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने बता दिया आप लोगों को, सोल्यूशन बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से इसको याद करते हो। ठीक है। एग्जाम में आएगा, इस बात से श्योर में हूँ कि एग्जाम में सारे प्रश्न आएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 हो गया था ना, अरे 24 कर रहे थे हम लोग। 24 ये वाला हो गया था। अब इसका अथवा भी करने वाले हैं। अथवा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा पूछता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसका कि गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। तो पहली जो भौगोलिक दशाएं रहेगी उसे हम हेडिंग बनाएंगे, पहला तापमान। देखिए तापमान क्या करता है कि देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल होने के कारण, जो गन्ना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है, और कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल होने के कारण जो गन्ने की कृषि के लिए अंकुरण के समय उच्च तापमान 30 डिग्री से 38 डिग्री के बीच तथा पकने के समय 12 से 14 डिग्री के तापमान की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि जैसे उसका अंकुरण कराया जाएगा तो लगभग 30 से लेकर 38 डिग्री के सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। और अगर उसके पकने का समय अगर हम बताएं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान होना चाहिए। तो तापमान बहुत ज्यादा डिनोट करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्षा, तो वर्षा बहुत आवश्यक है। वर्षा में हम लोग लिखेंगे कि गन्ने की जो फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और अतः भारत में जो गन्ना है वो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तो सिंचाई करके गन्ना की कृषि की जाती है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कृषि। ठीक है। अगर कहाँ जहाँ पे कम वर्षा होती है वहां पे तो अधिक सिंचाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी तो वहां पे गन्ना हो पाएगा। ठीक है। तो ये चीजें वर्षा पे डिपेंड है कि उसका वर्षा की क्या भूमिका होती है गन्ने की खेती के लिए। तीसरा होती है मिट्टी के लिए, तीन ही पूछा था। ठीक है। तो मिट्टी का क्या अहम भूमिका है गन्ने की खेती के लिए, लिखेंगे कि गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ दोमट जो नमी युक्त एवं चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। मतलब दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है गन्ना की खेती के लिए। और दक्षिण के पठारी भागों में लावा निर्मित काली मिट्टी भी गन्ने की पैदावार के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है। काली मिट्टी भी मानी जाती है अच्छी, लेकिन दक्षिण के पठारी भागों में जो लावा युक्त से मिट्टी बनी होती है। ठीक है। और चूना व फास्फोरस मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए विशेष उपयोगी होती हैं, और इसकी कृषि में जो रासायनिक उर्वरक भी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। तो यह आप लोगों का पूरा पूरा भौगोलिक 3 दशा पूछा था। तीनों भौगोलिक दशाओं का हमने वर्णन किया, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें 24 का अथवा भी हमने कर दिया। ठीक है। 24 का अथवा वाला भी प्रश्न हो गया। अब हम देखने वाले हैं 25। 25 है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सही सब बताइए। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आया, इस बार भी आएगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 25। ठीक है। पूछा था कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है। लिखेंगे कि भारत जो है, भारत पेट्रोलियम की प्राकृतिक उपस्थिति से संबंधित घटनाएं, टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं की अपनति अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी भूपरतें व भ्रंश ट्रेपों से जुड़ी हैं। कह रहा है कि भारत की जो पेट्रोलियम की प्राकृतिक उपस्थिति है वो कुछ संबंधित घटनाएं जैसे टर्शरी युग की शैल संरचनाओं की अपनति, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में झुकी भूपरतें एवं भ्रंश ट्रेपों से जुड़ी हुई हैं। जैसे तेल धारक परत, संरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर की होती हैं, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। बात करें आगे कि भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 63% भाग जो है मुंबई हाई से
और 18% भाग गुजरात से और 16% भाग असम से प्राप्त होता है। ठीक है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है और असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। इसके लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जैसे डिंगबोई हुआ, नहरकटिया एवं मोरन हुगरीजन है। ठीक है, इसके उत्पादक क्षेत्र। और अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत साधन क्या क्या हैं। तो देखिए इनमें लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित होते हैं तथा इनके पुनः निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। अतः ये अपनी प्रकृति में सीमित और अनवकरणीय होते हैं। ठीक है। देखिए प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। ये प्रश्न का सलूशन हमने किताब से लिया है। ठीक है। और जब इसको आप क्वेश्चन बैंक से इसका सलूशन देखोगे तो इसमें भी आप लोगों को कुछ अलग तरीके से इसको समझाया गया है, कुछ अलग वर्डों में। ठीक है। तो यह मैं आप लोग, ठीक है, तो वहां से भी लिख सकते हैं और ये वाला सलूशन भी लिख सकते हो। ठीक है। तो आई होप हमको तो ये सुविधा लगा है क्योंकि ये बहुत आसान था। ठीक है, इसलिए हमने इसको किताब वाला भी लिखा है। मैं चाहता हूँ कि जितना सरल तरीके से आप लोगों को लिखा मिलेगा उतना ही आप लोग याद कर पाओगे अच्छे से। तो चलिए अभी प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 25वां। ठीक है। और 25वां का अगर अथवा की बात करें तो क्या कह रहा है कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे भाई। 25वां का अथवा देखिए, 25वां का अथवा क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। 25वां का अथवा था कि विकास की पारंपरिक अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि विकास किसी देश की सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान मिलने की इच्छा, आर्थिक सहायता और जीवन जीने का उच्च स्तर आदि सभी विकास के क्या है, महत्वपूर्ण सब भाग हैं। ये सभी महत्वपूर्ण भाग हैं विकास के। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर सकता है तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। किसी क्षेत्र की सभी देशों में जब विकासात्मक गतिविधियां चलती हैं तो प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करता है कि शांति भंग न हो, अन्यथा विकास का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और एक हेडिंग अगर डालोगे कि विकास की पारंपरिक अवधारणा दो पहलुओं को दर्शाती है। कौन कौन? तो पहला पहलू यह है कि लोगों के विकास के लक्ष्य को भिन्न हो सकते हैं। लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। सबका विकास जो होता है सब कोई अलग थॉट से उत्पन्न होता है। और दूसरा है कि एक व्यक्ति के लिए भी हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास न होकर विनाशकारी हो सकता है। ठीक है। तो ये दो अवधारणा है विकास के पारंपरिक अवधारणा, दो पहलुओं पर दर्शाती है। दोनों पहलू को हमने यहाँ पे डिस्कस किया और यह प्रश्न पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको नोट करना है। तो ये प्रश्न आपका था 25वें का अथवा और 25वें का अथवा भी हो गया। आगे बात करेंगे तो अब दीर्घ आ गया प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय है, जो कि आप लोगों को 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। अब 25 क्वेश्चन नंबर 26 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस बार 100% आपके एग्जाम में आने वाला है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, और 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है और इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संसाधन। लिखेंगे कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कह रहा जो प्रकृति से हमें प्राप्त कोई भी संसाधन है जिसका उपयोग हम मनुष्य के लिए उपयोग होता है, जिससे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगी। जैसे मिट्टी हुआ, जलवायु, वनस्पति, खनिज, वर्षा, ऊर्जा, सभी हम लोगों के काम आती हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संसाधन है ये सभी जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। भारत में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चवावच भूआकृति जैसे जलवायु व वनस्पति पाई जाती हैं। इसके कारण अगर बात करें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती हैं। तो मिट्टियों के विकास में योगदान भी उनका मिलता है। उसी मैदान में जलोढ़ मिट्टी, दक्षिणी प्रायद्वीप भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, तथा अगर हिमालय के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वनीय एवं पर्वतीय मिट्टी मिलती है। राजस्थान में, गुजरात में बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी, तथा पश्चिमी घाट में बात करें तथा पूर्वी घाट एवं राजमहल पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों में एक है। समस्त जीवधारी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अपने जीवन के लिए मिट्टी पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको नोट करना है। इसके बाद हमसे संरक्षण भी पूछा था, तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। तो संसाधनों का संरक्षण में लिखेंगे कि विकास के क्रम में
विकास के क्रम में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण एवं उनका जो विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। वर्ष अगर 1987 में ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया था। कब? 1987 में कौन सा संसाधन संरक्षण था, इनका नाम याद रख लीजिए, ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का जो व्यापक रूप में उल्लेख किया गया था और इस उद्देश्य की जो पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को भी उचित बताया गया है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का प्राकृतिक संसाधन और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके उतना लिखकर 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके उतना बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अगर अगला प्रश्न बात करेंगे तो 26वां का था कि भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए दोनों प्रश्न अगर तैयार है तो दोनों में से 100% एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत में जो कृषि के महत्व है उस पर हम लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को। देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 26 का अथवा लिखेंगे यहाँ से कि कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्धारक शक्ति है। यह क्षेत्र न केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, आधा से अधिक लोग तो पूरे कृषि पे ही निर्भर है और जीडीपी में योगदान कितना है कृषि का? तो 15%। और यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अगली हेडिंग आप डालोगे कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उसका रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या है। ठीक है, तीनों हम लोग एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। लिखेंगे कि जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात जो है 1951 से निरंतर घटते मतलब घटने के उपरांत भी यह देश की लगभग कितना 54.6% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का ये क्या है? साधन है। कृषि का जो सकल घरेलू उत्पादन में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे तो समाज के लिए क्या होगा? वो व्यापक माना जाएगा। ठीक है, कृषि के महत्व को अगर समझते हुए अगर भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए अगर भरसक प्रयास किए जाएंगे क्योंकि भारतीय कृषि में जो सुधार के लिए भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद व कृषि विद्यालय की जो स्थापना हुई है, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विकास और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। ठीक है, तो देखिए पूरी की पूरी हमने अच्छे तरीके से डिटेल में इसको लिखा है। जिस प्रकार आप लोगों को किताब में लिखा गया है पूरा हूबहू हमने उस प्रकार लिखा है अरेंज कर कर। और आप लोगों को तो पूरा याद होगा नहीं, कभी भी किसी को याद नहीं होता है पूरा। इसी को आपको 1 2 बार 2 बार पढ़ना है, 3 बार। इसी के कुछ चीजें आपको ये दिमाग में चलेंगी, उसी को आप लोगों को हेडिंग बनाना और कुछ मेन पॉइंट्स को हाईलाइटेड करना और अपने से बना के लिख देना। यही तरीका होता है सामाजिक विज्ञान याद करने का। आपको लग रहा है क्या कि जितना लिखा गया आप याद कर पाओगे? आप क्या याद करोगे, मैं भी नहीं याद कर पाऊंगा ये पूरा। मुझे भी लिखना होगा तो मैं यही अब सोचूंगा कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाला है, तो उसकी हेडिंग याद करूंगा और इसके कुछ मेंस पॉइंट्स याद करूंगा। और ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, जैसे कृषि के बारे में, कृषि के बारे में कुछ चीजें हम लोगों को पॉइंट्स बना के लिखना है, जाके एग्जामिनर उसको देखे अच्छा नंबर दे। इसी प्रकार याद किया जाता है सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि जितना प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ तो रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है और चीजों को हेडिंग तो पूरी याद होनी चाहिए। आप लोगों की हेडिंग अच्छी होनी चाहिए और कुछ मेंस पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, पूरा आंसर मिल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 हो गया। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक को बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैश्वीकरण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं वैश्वीकरण किसे कहते हैं और उसको संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको भी देखेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 27 लिखेंगे कि अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। कह रहा है कि दो देशों के अगर अलग अलग देशों के बीच अगर संबंध की बात करें और एकीकरण की प्रक्रिया की बात करें, वही आप लोगों का वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में बहुत निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से पहला आपका उदारीकरण। लिखेंगे कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं।
किसको करा? सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। और उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच जो व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार जो है, व्यापार के उदारीकरण के व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। और इससे क्या होता है कि जो आयात और निर्यात को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो उदारीकरण में आप लोगों की हेडिंग बना के आप लोगों को लिखना है। दूसरी अगर हेडिंग की बात करेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, दूसरा कारक है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, लिखेंगे इसमें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अगर अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान हो रहा है, और इससे जो विश्व के अधिकांश भाग हैं वो एक दूसरे की अपेक्षा अधिक पास आ रहे हैं। ठीक है, अगर सुविधा दोगे अपने देशों से अलग देशों में, तो अगर जो चीज उस देश में नहीं आपके पास है तो उससे एक दूसरे में एकता बनेगी। वो चीजें आपके निर्यात आयात करेंगे। ठीक है, आदान प्रदान चीजें करेंगे। आपके पास जो नहीं होगा वहां से लेंगे, उनके पास जो नहीं होगा वो आपके यहाँ से लेंगे। ठीक है, अगला है उन्नत प्रौद्योगिकी। इसमें लिखेंगे कि वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में औद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कह रहा है कि परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच जो दूरी है कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है और दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है। ठीक है, यह उन्नत प्रौद्योगिकी में आप लोगों को हेडिंग डाल देना है। ठीक है, बस आप लोगों का खत्म। ठीक है, और तो प्रश्न नंबर 27 है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर देखें अगला प्रश्न है तो 27 वैश्वीकरण किसे कहते हैं, उसको संभव बनाने वाले कारक हमने बता दिया। अगला है अथवा। क्या है कि उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, 6 नंबर के लिए आता है कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं, उस पर हम लोगों को एक निबंध लिखना है। 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए, तो प्रश्न उत्तर संख्या 27 का अथवा डालेंगे या लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन जो किया था 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा 1991 और 1993 के संशोधनों में किया गया है। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार जो है निम्नलिखित हैं। ठीक है, अधिकार पूछा था अलग अलग। तो पहला अधिकार तो हम लोग डालेंगे कि सुनवाई का अधिकार। ठीक ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न है, टोटल 6 अधिकार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला सुनवाई का अधिकार, इसमें लिखेंगे कि उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए जो सुनवाई का अधिकार है सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लैंग्वेज में चीजें लिखी गई हैं कि सुनवाई का अधिकार होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहले। ठीक है, एक बार दो बार पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा जो है वो कौन सा अधिकार है, तो उपभोक्ता शिक्षा अधिकार है। और इसको देखेंगे कि उपभोक्ता शिक्षा अधिकार क्या है। लिखेंगे कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए सरकार प्रयत्न करती है। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, जिससे वह वस्तुओं की खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, शिक्षा अधिकार होना ही चाहिए। आप लोगों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हो तो उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। इतना आप लोगों का शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तीसरा है कि प्रस्तुतिकरण का अधिकार। अब प्रस्तुतिकरण का अधिकार क्या होता है कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके और यह संगठन उसे उसकी समस्याओं के समाधान में मदद कर सके। बिल्कुल सही बात है, हर एक कोई भी समस्या है उसका एक संगठन समस्याओं को प्रस्तुत कर सके और संगठन उसकी समस्याओं को समाधान में मदद कर सके। ठीक है, यह प्रस्तुतिकरण का अधिकार होता है। आगे अगर हम बात करें तो सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार में हम लोग लिखेंगे कि उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसी सभी वस्तुओं को बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ठीक है, सुरक्षा का अधिकार भी होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि जो उसके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है वो उसको बिक्री न कर सके, वो उसको बचाव मतलब बेच ना सके, ना उसको खरीद सके। ठीक है, जो उसके जीवन के लिए नुकसानदेह है। फिर अगला है सूचना का अधिकार। और सूचना के अधिकार में लिखेंगे कि उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में
मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके। ठीक है। और लास्ट हेडिंग आप डालोगे कि चयन का अधिकार। ठीक है। और चयन के अधिकार में लिखोगे कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छा अनुसार चीज का चयन कर सके और सही मूल्य भी चुकाए। ठीक है। तो चयन का भी अधिकार यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि बहुत अच्छा प्रश्न था कि उपभोक्ता के अधिकारों पे एक निबंध, कि एक उपभोक्ता को किस किस चीज के अधिकार है। तो 6 टोटल अधिकार हमने बताया कि कोई भी एक उपभोक्ता है उसको 6 अधिकार प्राप्त हैं, और 6 अधिकारों हमने अच्छे तरीके से आपको बता दिया। और ये प्रश्न नंबर 27 क्लियर हो गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 मानचित्र है। चलिए तो फटाफट मैप ले लेते हैं और इन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। अब देखिए मानचित्र मेरे पास आ गया है, और मानचित्र वाला यह हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। पहला प्रश्न यह है कि गोदावरी नदी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बताना है। ठीक है। कि गोदावरी नदी कहाँ है उसका नाम लिखना है, और किस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे इस तरह का आप लोगों का चिन्ह बनाकर इसको डिनोट करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 1 नंबर। ठीक है। तो चलिए भैया देखते हैं। चलिए देखिए, तो मैप में हम लोग देखेंगे कि गोदावरी नदी कहाँ पे स्थित है। ठीक है। उसका लोकेशन क्या है गोदावरी नदी का। तो गोदावरी नदी अगर यहाँ पे आप इस लोकेशन पे पहुंचे, आप लोकेशन दिख रहा होगा, तो ये लोकेशन गोदावरी नदी का होता है। तो हमें इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, जिस तरह का वहां पे चिन्ह बनाया था, इस तरह का चिन्ह बनाया था ना, इस तरह का हम लोग चिन्ह बनाएंगे और एरो का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे पहला लिखेंगे कि यह आप लोगों का गोदावरी नदी है। क्या है? गोदावरी नदी। पूरा का पूरा सेम ऐसे ही करना है आप लोगों को, 1 नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। गोदावरी नदी है। ठीक है। अब जाके आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमसे यही कहा था कि इस चिन्ह से आप लोगों को बताना कि गोदावरी नदी कहाँ है। तो गोदावरी नदी इसलिए क्वेश्चन पता है, इस तरह का चिन्ह उन्होंने बताया, और पहला प्रश्न किया है तो पहला प्रश्न का उत्तर गोदावरी नदी है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है। तो चलिए देखते हैं कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है। जहां पे होगा इस तरह का लोकेशन बनाएंगे। ठीक है। नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। तो देखिए अगर यह प्रश्न आपको याद है तो तुरंत आप नागार्जुन सागर बांध इसके जस्ट बगल में ही होता है, मतलब इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ये वाला लोकेशन, और कुछ आगे जाएंगे तो ये लोकेशन आप लोगों का जो है वो आप लोगों का नागार्जुन बांध है। लेकिन नागार्जुन बांध को इस तरह बनाना था, हमने इसको बिल्कुल कलर कर दिया, कलर नहीं करना था, इस तरह बनाना था, इस तरह। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को पेपर में। देखिए इस चिन्ह द्वारा, मतलब वृत्त एक बनाना है। ठीक है। तो हालांकि ये रंग है, आप लोग वृत्त बना लीजिएगा कि वृत्त वाला लोकेशन जो है वो क्वेश्चन दूसरा है। और ये क्या है आप लोगों का, तो नागार्जुन बांध है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि नागार्जुन बांध है, तब जाके एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है। तो ये नागार्जुन बांध हमने लोकेशन पे बता दिया आप लोगों को। ठीक है। तीसरा अगर देखें तो तीसरा प्रश्न ये हमसे पूछा है कि दक्षिणी भारत में काफी उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो चलिए देखते हैं कि दक्षिणी भारत में काफी उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए काफी उत्पादक क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है। तो कर्नाटका यहाँ पे लोकेशन हम लोग देखने वाले कि कर्नाटक लोकेशन में कहाँ पे आता है। तो ये कर्नाटका का क्षेत्र होता है। तो देखिए किस लोकेशन से कहा था ना, पहले उसको देख लेते हैं। लोकेशन इस प्रकार का है, तो इस तरह हम लोग बनाकर डैश डैश एरो एरो चिन्ह दे देंगे इस तरह। देखिए जिस प्रकार बोला उसी प्रकार। ठीक है। और यह प्रश्न तीसरा है। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा हेडिंग डालोगे, और क्या आप लोगों को बोला था कि काफी उत्पादक क्षेत्र बोला था ना, तो यहाँ पे काफी उत्पादक क्षेत्र लिखोगे आप लोग हिंदी में। ठीक है। अकोष्टक बना देना, काफी उत्पादक क्षेत्र, काफी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटका में है तो कर्नाटक लिख सकते हो। लोकेशन पे लिखना चाहोगे तो कोष्टक में लिख दो कर्नाटका में है। ठीक है। कर्नाटका, कर्नाटक में। ठीक है। तो एग्जाम में पूरा नंबर, तीसरा प्रश्न भी हो गया, एक 3 नंबर यहाँ पे क्लियर हो गया ना। चौथा बोला है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा बताइए। तो कोई आप अगर भारत का एक जूट उत्पादक क्षेत्र आपको मालूम है तो लोकेशन पे उसको जाइए और इस चिन्ह से ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल में एक जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल को लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल को लोकेशन कहाँ पे है। देखिए ये वाला लोकेशन पश्चिम बंगाल का है, यहाँ तक। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और प्लस के आगे से बताता ना, तो बीच में प्लस प्लस हम लोग बना देंगे, और यहाँ पैरों का चिन्ह लगाएंगे, और ये प्रश्न 4 है। ठीक है।
जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट उत्पादक क्षेत्र लिख लेना। लोकेशन में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे कोष्टक में लिख लो, ताकि एग्जाम्पल को समझ में आ जाएगा कि यहाँ किस लोकेशन में बताया, तो पश्चिम बंगाल वाला, कि पश्चिम बंगाल में जो उत्पादक क्षेत्र है उसकी बात किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चौथा हो गया। एक प्रश्न और बचा है लास्ट, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि कोच्चि बंदरगाह इस चिंदोरा नाम बताइए। कोच्चि बंदरगाह जो है वो किस लोकेशन पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका सिंपल यहाँ पे नीचे जब आओगे, ये लोकेशन आप देख पा रहे होगे, ये वाला लोकेशन, ये लोकेशन जो है वो कोच्चि बंदरगाह का है। आप एरो का चिन्ह लगाओगे, लिख दोगे कि कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह, बंदरगाह है। और पांचवा है तो यहाँ पांचवा लिख दोगे। ठीक है, तो देखो पांचों का पांचों हमने लोकेशन आप लोगों को मानचित्र पर बता दिया, और यही 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो 5 नंबर इसमें, और खंड क में भी 5 नंबर का आता है, तो उसको मैं करा चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके उसको पहले खंड क वाला देख लो, और ये खंड ख था। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन यहाँ पे हमने आप लोगों को 825 BY जो कोड है 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उसका पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन बता दिया। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।